ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो गाइस, हम सुबह सुबह उठ के जो काम सबसे पहले करते हैं वो है अपना फ़ोन उठाते हैं और उसको देखना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। और गैजेट्स, आपको बच्चा हो बड़ा हो कोई भी एज ग्रुप का बंदा हो, आपको उसके हाथ में गैजेट्स नज़र आते हैं, वो टैब हो, फ़ोन हो या एक्सपीजी कोई भी गैजेट हो। अब जो चीज़ नज़र नहीं आती वो है किताब, जिसको पकड़कर सुकून से बैठकर आधा पौना घंटा अगर हम पढ़ें तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमें नींद क्यों आना शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो सुकून हमें किताब पढ़कर मिलता है शायद वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। लेकिन ये चीज़ ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि नापैद होती चली जा रही है हर घर में। तो इसको एक रिफ्रेश कॉल देने के लिए ये सेगमेंट, जिसको आज हम प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कि आज मेरी कोशिश ये है कि इस सेगमेंट के थ्रू आपसे कोई ऐसी चीज़ शेयर की जाए कि अंदर क्यूरियोसिटी और इंस्पिरेशन या फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि यस, किताबें पढ़नी चाहिए। तो आज जो नॉवल हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में और इस सेगमेंट में, उसको डिटेल में डिस्कस करने के साथ साथ उसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको बतानी है। लेकिन ये काम मैं नहीं करूँगी, इस काम के लिए हमने किसी को अपॉइंट किया है और वो इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको नहीं बता सकते कि आपको किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो जी, हमारे साथ अहमद हमाद साहब मौजूद हैं। शायर हैं, अदीब हैं हरमीत, और इसके अलावा मुसन्निफ भी हैं। 6 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं और पढ़ते बहुत हैं। तो आपको आज के प्रोग्राम में शामिल कहते हैं। शुक्रिया। कैसे आप अहमद साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं सुहा? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और जिस नॉवल को आज हमने आपकी किताबें पढ़ने की हैबिट को बिल्ड करने के लिए चूज़ किया है वो है द ब्रदर्स ऑफ कारामाज़ोव। कहा जाता है कि नॉवेल्स की अगर हम बात करें तो ये इज़ द फादर ऑफ ऑल नॉवेल्स। अब ये क्यों है और हम अहमद साहब ने ये नॉवल ही क्यों चूज़ किया? अब ओवर टू यू, ये कहानी आपने हमें सुनानी है। बस वो वाला सीन होना चाहिए, आए आओ बच्चों सुनो कहानी, ताकि सारे बड़े बच्चे जो है ना स्क्रीन के उस तरफ अब हमें सुने कि हमें ये नॉवल क्यों पढ़ना चाहिए। जी, पहली बात तो ये सुहा कि ये आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इस अहद में जब हम लोग किताब से दूर हो रहे हैं, आपने किताब की तरफ वापस लाने की कोशिश की है, जो अप्रिशिएबल है। दूसरा ये कि द ब्रदर्स कारामाज़ोव, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये फादर ऑफ ऑल नावल्स है। और ये हम लोग नहीं कहते, बल्कि इनको पढ़ के, दोस्तोयेव्स्की को पढ़ के जिन लोगों ने सीखा उन लोगों ने ये कहा। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, ओरहान पामोक, जिसका हमने यहाँ पे आपके शो में जिक्र किया था, माई नेम इज़ रेड का, वो कहता है कि 1000 साल में अगर कोई बेहतरीन नावल लिखा गया है तो वो ये नावल लिखा गया है। इसमें तमाम इंसानी जज्बात को, इंसानी नफ्सियात को, इंसानी इवेंट्स को, उस इवेंट के असरात मिजाज पे क्या होते हैं और ड्रामाई सूरत हाल जो ज़िंदगी इख्तियार करती है, उन तमाम का अहाता किया गया है। ये इतना रिच है और इतना शानदार नावल है। तो ये अच्छा तो अहमद, मैं आपकी बात, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूं कि आज के सेगमेंट का जो नावल जिसको हमने एड्रेस करना है या आपको बताना है, द ब्रदर्स ऑफ कारामाज़ोव, दोस्तोयेव्स्की जो है वो इसके राइटर हैं। और इसको अगर ट्रांसलेट करने की बात करें तो इसको ट्रांसलेट किया है शाहिद हमीद साहब ने, जो कि आपके पास है। जी जी बिल्कुल। जी, जो मेरे पास है ये शाहिद हमीद साहब का बड़ा शानदार तर्जुमा है। और शाहिद साहब हमेशा ही मुश्किल काम करते हैं और ही लिव्स विद डिक्शन और टेक्स्ट के साथ ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो उन्होंने, जैसे हमने आपके प्रोग्राम में एक और नावल का जिक्र किया था, सोफीज़ वर्ल्ड का, उसका तर्जुमा भी शाहिद साहब ने किया। इसी तरह ये वाला तर्जुमा जो है द ब्रदर्स कारामाज़ोव या कारामाज़ोव ब्रादरान के नाम से शाहिद साहब ने तर्जुमा किया। इस तर्जुमे की खसूसियत ये है कि इसमें एक तो ये कि एनोटेशन है, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आखिर इस नावल के, इस किताब के आखिर पे तमाम चीज़ें एनोटेट कर दी गई हैं, एक्सप्लेन कर दी गई हैं। दूसरा ये कि दोस्तोयेव्स्की की सवानी खाका जो है, उसकी ज़िंदगी वो क्या था, उसने कहाँ से क्या सीखा, उसको मिर्गी का मर्ज़ था, उसको सज़ा हो गई, साइबेरिया भेज दिया गया, सज़ाए मौत हो गई। और जब गोली मारने लगे तो ऐन उस वक़्त रिहाई का परवाना आया। तो उससे पहले जो शख्स था, आई कैन इमेजिन दिस पिक्चर। लेकिन आपको पता है इस सेगमेंट से हरमीत बहुत एक्साइटेड है। हरमीत का माशाल्लाह मुताला भी बहुत है और वो पढ़ता भी। मुझे वैसे जाहिर बात है, जो सुहा हम जिक्र करते हैं और अहमद पाजी जैसे लोग आज भी ये उनकी एक जदोजहद, एक कोशिश है कि नौजवानों को दोबारा राग़िब किया जाए। लेकिन पाजी, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके कुछ लाइनें हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी सबकी तमाम तरह जो सामीन हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले, उनकी समातों की नजर करूं। जरूर। लेकिन अगर अल्फाज का चुनाव करते थोड़ी सी कोताही हो जाती है तो उसके लिए माजरत करूंगा। सुहा, हवा से शहर पे जब रात छाने लगती है,
तेरी जुदाई मेरी जान को आने लगती है। क्या बात है। कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मैं वहशत, कभी कभी मेरी वहशत ठिकाने लगती है। क्या बात। जो कह ना लगाऊं तो मेरे सीने से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगता था कॉलेज में, पाजी ये शायद मुझ पे ज्यादा सूट करते हैं पाजी, बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं लगता था। वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगा था कॉलेज में, अकेली हो तो मेरे गीत गाने लगती है। क्या जिसे उसारे जमाना बड़ी जहानत से, ये आशिकी वही दीवार ढाने लगती है। तू जा चुका है मगर अब तेज बारिश में, तू जा चुका है मगर अब भी तेज बारिश में, तेरी गली मेरी नज़में सुनाने लगती है। बाजी कमाल है, कमाल। दो सवाल आ गए जी। अगर कोई गलती हुई तो माजरत चाहूंगा आपसे, क्योंकि शायर को तकलीफ होती है, दुख होता है, उसके अल्फाज का चुनाव अगर दुरुस्त तरीके से ना हो। भाई एक और चीज जो हमने देखी, अगर हम जाते हैं शायर अदीबों के हवाले से, और जिस बुक का तस्करा सुहा भी कर रही है और आप भी कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी क्योंकि सोहा ने भी जिक्र किया, मैं भी करना, क्योंकि हर चीज डिजिटलाइज हो गई है और नौजवान जो है कहीं ना कहीं दूरी इख्तियार कर रहे हैं किताबों से। इस किताब में ऐसी क्या खासियत है कि अगर नौजवान पढ़ेंगे, नई नस्लें पढ़ेंगी, तो उनको क्या इससे कितना फायदा होगा सर? जी हरमीत, जैसे सोहा ने शुरू में कहा आओ बच्चों सुनो कहानी, तो वो जो कहानी सुनाने वाला किरदार होता था, दास्तान गो, उसकी महारत ये होती थी कि वो कहानी से कहानी निकालता चला जाता था। बुनियादी कहानी स्टार्ट करता था, उसमें से एक कैरेक्टर बताता था। मिसाल के तौर पे एक कैरेक्टर है शाहिद। अब वो शाहिद की ज़िंदगी में चला जाएगा, उसकी जो लाइफ के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आते जाएंगे, और वो कहानी पहली जो मेन कहानी है वो रुकी हुई है, अब शाहिद की कहानी चल रही है। शाहिद की कहानी मुकम्मल होने के बाद वापस आएगा मेन कहानी में, तो जाहिद की कहानी आ जाएगी। सर सुनाने का तरीका ही ऐसे सर, आपका इंतखाब करने का मकसद भी ये है कि आपने हमारे व्यूवर्स को कहानी ऐसी सुनानी है। अब द ब्रदर्स ऑफ कारामाज़ोव कहानी है क्या, इसका इंतखाब करने की वजह क्या थी? जी बुनियादी तौर पे ये एक मर्डर मिस्ट्री भी है और लव ट्रायंगल भी है। अच्छा। हैरत अंगेज बात है कि लव ट्रायंगल इतनी दिलचस्प है कि एक लड़की है, उसमें बाप और बेटा इकट्ठे इन्वॉल्व हो जाते हैं और बेटा बाप को कत्ल कर देता है। अब ये जो कत्ल है उस लड़के पे, जिसने उस लड़की की वजह से या जायदाद की वजह से अपने वालिद को कत्ल किया होता है, उस कत्ल की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो एक मिस्ट्री बन के रह जाती है, क्योंकि एक्चुअली वो जिस पे इल्ज़ाम आ रहा है कत्ल उसने नहीं किया, बल्कि उसका एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है, जो बुजुर्ग है उसका इलिजिटिमेट चाइल्ड है, उसने कत्ल किया हुआ है। तो ये जो ब्रदर्स कारामाज़ोव है, इसका मतलब पहली बात तो ये कि इसका लफ्जी मतलब करा का मतलब होता है काला, ब्लैक, और मौज़फ़ का मतलब होता है स्टेन्ड, यानी स्टेन्ड इन ब्लैक। तो असल में जो बुजुर्ग है फ्योदोर कारामाज़ोव, उसके 4 बेटे हैं। सबसे बड़े का नाम है दिमित्री कारामाज़ोव, उससे छोटे का नाम है इवान कारामाज़ोव, उससे छोटे का नाम है एलोशा कारामाज़ोव। ये तीनों तो उसके रियल सन्स हैं, जबकि चौथा जो है वो इलिजिटिमेट चाइल्ड है, वो स्मिर्दियाकोव उसका नाम है। तो ये चूंकि चारों भाई कारामाज़ोव हैं, इसलिए इनको ब्रदर्स कारामाज़ोव कहा जाता है। अब ये चारों भाई जो हैं, सबसे बड़ा जो है वो अय्याश है अपने वालिद की तरह, दूसरा जो है वो फ़लसफ़ी है, अपने वालिद की शख्सियत का एक हिस्सा। जब उस पर माकूलियत तारी होती थी बुज़ुर्ग पर, तो वो जब वो पैदा हुआ इवान, तो पूरा वो माकूलियत उसने अपनी वालिद की ले ली। तीसरा बेटा जो है वो मजहबी है, वो राहब बनना चाहता है, वो चर्च के साथ मुंसलिक है, एलोशा, और वही हीरो है इस नावल का। और आखिर भी उसी पे, एलोशा की तकरीर पे ही होता है इस नावल का इख्तिताम। तीसरा बंदा ये है, यानी एक बंदा अय्याश हो गया, एक फ़लसफ़ी हो गया, और एक हो गया मजहबी राहब, और चौथा जो स्मिर्दियाकोव है वो मिर्गी का मरीज़ है। वो खुद ये भी मिर्गी का मरीज़ था दोस्तों इसकी, और मिर्गी की वजह से इसकी शादी पहली नाकाम भी हुई, फिर दूसरी शादी इसने की। और जो सबसे बड़ा दिमित्री है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है कत्ल का, उसने कत्ल किया नहीं होता, उसको जेल हो जाती है, तो इसको भी सज़ा हुई हुई है दोस्तों इसकी को। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको अलामती तौर पर खोलते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो फादर कारामाज़ोव है वो पुराना रूस है, और जो आगे उसके सन्स हैं, जो ब्रदर्स कारामाज़ोव हैं, वो नया रूस है। और जब ये नावल लिखा गया, ख़त्म हुआ यानी पब्लिश हुआ, तो वो 1880 का ज़माना था, और ये इनकलाब रूस से तकरीबन कुछ 37 साल पहले की बात है। नया रूस जन्म ले रहा था, उस पर फ्रांस के और जर्मनी के शदीद असरात थे, और तुर्की के भी असरात थे। तो ये जो नया रूस है, ये मशहूर इसीलिए हुआ कि नए लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। जो शख्स जिस किरदार को पढ़ता था वो कहता था कि ये तो मेरा हिस्सा है, मुझ में थोड़ा सा इवान भी है,
थोड़ा सा एलुशा भी है, थोड़ा सा दिमित्री भी है। अच्छा अहमद, मैं चाहती हूँ कि आपने देखिए बहुत खूबसूरती से आपने उसको बयान कर दिया, और मैं चाहती थी कि आपको सिर्फ क्लाइमेक्स दिया जाए, बाकी आपने नॉवल खुद पढ़ना है। शाहिद हमीद साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसका तर्जुमा किया, और आप इजी टू अंडरस्टैंड वाली जो है ना आम फहम गुफ्तगू जो है ना वो इसमें है, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इस नॉवल की बात की जाए, आपने कहा मिस्ट्री भी है, लव ट्रायंगल भी है। अब ये देखते हैं कि बाज़ लोगों को जो मिस्ट्री है ना वो कम समझ आती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस नावल के बारे में कि इसमें ज़िंदगी की जो हकीकत है, जो हमारे माशरे का इस वक्त नासूर भी है, जो बात आपने की है, हम बड़ा देखते हैं किसी आशना के साथ मिलकर बाप को मार दिया, शौहर को मार दिया, इस तरह के केसेस, क्राइम सीन्स हम बहुत कवर भी करते हैं और हम टीवी पे दिखाते भी हैं। किस माशरती बीमारी की बहुत ज़्यादा जिक्र भी किया गया और उसका हल भी बताया गया इसमें। जी बहुत अच्छा सवाल है सुहा। एक तो ये कि बाबाए जदीद नफ्सियात, द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, सिगमंड फ्राइड, वो ये कहता है कि मैंने अपनी नफ्सियात इस नावल से निकाली। क्या बात है, you have to read guys, you have to read it। और इसी तरह आइंस्टाइन जैसा आदमी वो इज अगेन इन न्यूज़, क्योंकि ओपनहाइमर रिलीज हुई है और उसमें दिखाया भी गया आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन ये कहता है कि मैंने इससे ज्यादा किसी किताब से नहीं सीखा। ना करें ऐसा आप अंदाजा करें। मेरी क्यूरियोसिटी तो आपने बिल्ड कर दी है कि फादर ऑफ नॉवेल्स इज, लेकिन वो टाइटल है देयर इज समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और वजह ये है, अच्छा मजे की बात ये है कि इसने किन लोगों के लिए लिखा है? 19 साल के बच्चों के लिए, यंगस्टर, शदीद यंग जिसे कहते हैं, टीनेज में है, टीनेज की आखिरी हद में, 20s में नहीं, जो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल अपनी चाइल्डिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे हैरत होती है कि इस आदमी ने, ये माहिर दास्तान गो, ये जिन था दोस्तों इसकी, इसने और भी कई नॉवेल्स लिखे, बड़े बड़े शानदार नॉवल लिखे। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसने जिस किरदार को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो किरदार हमारे सामने जिंदा हो गया। और जो वाक़यात पेश आते हैं, जो ट्रेजेडीज़ पेश आती हैं, लगता है कि ये ट्रेजेडी आपके साथ पेश आती है। इसका एक नावल है क्राइम एंड पनिशमेंट। सच्ची बात यह है कि हमारी एक दोस्त ने वो नावल पढ़ा, वो बीमार हो गई वो पढ़ के। इतना पावरफुल, इतना ग्रिपिंग, ये आपको दलदल है ये नॉवल, इसका लिखने का स्टाइल, ये धंस जाएंगे आप, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अच्छा एक बात जो आपने की है ना, मैं चाहती हूँ कि उसको जरा मैं सेकंड करूँ, उसके बाद मैंने इसको कंक्लूड करना है सेगमेंट को, कि आपने जो 4 बेटे बताए और उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताई हैं, यकीन करें हर घर में अगर एक वालिदैन के 5 बच्चे हैं तो वो 5 मुख्तलिफ मिजाज के मालिक हैं। और यही इसमें बताने की कोशिश की कि आपको अपने इर्द गिर्द अयाश भी, मजहबी भी, नफ्सियाती भी, साइकोलॉजिकली भी, आप बहुत सारे लोगों को बड़ी मुख्तलिफ मिजाज का हामी देखते हैं। बिल्कुल तो इस चीज़ को पढ़ना, और मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा और कन्विंस ज़रूर करें आप हमारे व्यूवर्स को टू रीड दिस प्रॉमिस ऑफ ब्रदरा। जी देखिए, अगर तो आप लिखना चाहते हैं, आप लिखा रही हैं और आपको राइटर ब्लॉक लग गया है, ये हम तजुर्बा करते हैं, हम लिखते लिखते अचानक कुछ नहीं सूझता, तो राइटर ब्लॉक को तोड़ने के लिए बेहतरीन है कि आप एक दफ़ा इसको पढ़ना शुरू करें। जी हाँ, एक तो 1500 सफ़े तवील नावल है ये, और आपको इसके साथ रहना पड़ता है। जब आप इसके साथ ज़िंदगी कुछ गुजार लेते हैं, महीना 1.5 महीना, उसके बाद ये सारी ज़िंदगी आपके साथ ये रहेगा। क्या बात है, आप इसके साथ सिर्फ 1.5 महीना रहेंगे और ये सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा। वजह इसकी हैरत अंगेज़ एक्सप्लेनेशन है, बयान है, जिस तरीके से ये बयान करता है। आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि जब भी हम कोई चीज़, मैं ज़ाती तौर पे कोई नसर या कोई फिक्शन पढ़ता हूँ, तो मैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्कान देखता हूँ कि उसमें स्क्रीन प्ले का क्या इम्कान है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है फिल्म। तो इसमें स्क्रीन प्ले जा बजा फैला हुआ है, हर वाक़यात निगारी ऐसी शानदार है, सरापा निगारी, किरदार को बाकायदा डेवलप करता है, एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद मतलब फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और टीवी और स्क्रीन के लिए वी कैन यूज इट लाइक एज मच एज वी कैन। मैं समझता हूँ कि तमाम डायरेक्टर्स को, तमाम प्रोड्यूसर को, अभी तक इसको नहीं किया गया डिजिटलाइज किसी प्लेटफॉर्म पे भी दुनिया में। मैंने इसको ई बुक में ही पढ़ा है, ई बुक पे मौजूद है ये इस वक्त। नहीं मतलब ड्रामेटाइज करने की अगर बात करें, ड्रामेटाइज नहीं, ये बहुत मुश्किल है। रूस में भी कोशिश हुई, जर्मनी में भी कोशिश हुई, इवन साइलेंट फिल्म के ज़माने में साइलेंट फिल्म भी बना ली, अभी भी बनाई हुई है बहुत सारी। इसको फिल्म में, ड्रामे में तब किया गया, लेकिन जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन बन नहीं पाया। जो ये चीज़ तो फिर आपको तो किताब पढ़नी पड़ेगी, किताब को पकड़ना पड़ेगा। जी, एक छोटी सी बात है, द ग्रेट इंक्विजिटर, इसका सबसे पावरफुल हिस्सा है। उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं ज़मीन पर, और जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की तबलीग कर रहा है, वो कहता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है। और इससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हिस्सा इसने डिस्कस किया है, कि यानी हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने ही मज़हब को इतना दुनिया में रंग दिया है कि अब असल जो मज़हब इंट्रोड्यूस करवाने वाला अगर आ जाए तो हम उसकी मान नहीं रहे, और उसे कह रहे हैं कि आप ना बनाएं। जी बिल्कुल। क्या बात है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ होने का। और जो हमने एक
कोशिश की है, जिसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब आप इसमें हमारा साथ देंगे। इस नावल को ज़रूर पढ़ें, मुझे उम्मीद है कि आप इसकी कोशिश ज़रूर करेंगे। और मैं इस बात को भी जानती हूँ कि वक्त जो है वो हमारे पास बहुत कम होता है, आजकल हम वेले मसरूफ़ हैं, बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास करने के लिए, लेकिन कोशिश करें। मुझे इतना पता है किताब पढ़ने से ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, तो अगर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ना सही कोई खुशगवार हैरत अंगेज़ तब्दीली लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए आपने नावल ज़रूर पढ़ना है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो हमसे भी उसका रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए नावल और एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से आपके सामने हाजिर होंगे। अभी लेनी है आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक अपने रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाब का भी ख्याल रखें, उनको भी आपकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।